तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो है 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमिक्स, जिस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना। मैं इस स्पीड में इसलिए थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि आपने कहीं पढ़ा भी होगा तो ठीक है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अगर आपने ना भी पढ़ा हो तो आप अगर इस जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इसको फॉलो करोगे तो फिर आपको कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है ना। तो वन बाय वन हम एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं जो कि आपके एमसीक्यू पॉइंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट कहता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना होता क्या है एक्चुअली में। तो एक सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करने का मतलब है आंकड़ों को जो है उनके स्थान, गुण, संस्था के आधार पर समान और असमान रूप से अगर जो डेटा है उसको उसी तरीके से व्यवस्थित ढंग से रखना, ठीक है ना। ये होता है आंकड़ों का व्यवस्थीकरण करना। यानी अगर हम ऐसे नहीं तो इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हमारा स्कूल है, स्कूल में आपने देखा होगा बहुत बच्चे पढ़ते हैं जो कि 6 में भी हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में हो। बट एक्चुअली अगर अब बाद में देखा जाए, जब आपका रिसर्च ख़त्म हो जाता है, जब बच्चे अपनी क्लास में जाते हैं तो उनको बता दिया जाता है कि आप इस सेक्शन से बिलोंग करते हो, यानी अगर आप ए सेक्शन में हो तो आपको फिर ए सेक्शन में बैठना पड़ेगा और जो बी सेक्शन का स्टूडेंट है वो बी सेक्शन में बैठेगा। उसका क्यों? इसका रीज़न ये है कि अगर सपोज़ करो कोई 6 क्लास का है तो ऑब्वियसली वो 6 क्लास के सेक्शंस में ही जो बैठेगा, और जो 7th क्लास का स्टूडेंट है वो 7th क्लास के स्टूडेंट में बैठे। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया? उनके स्थान, गुण या संस्था, यानी समान आधार पे कह सकते हैं या असमान, ठीक है ना, सिमिलैरिटी। और तो इस चीज़ पे हम जो है इसमें जो है आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसमें ये है अवर्गीकृत आंकड़े, यानी रॉ डेटा क्या होता है। तो रॉ डेटा वो डेटा होता है जो अनुसंधान करता है, यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है। अब ये अनुसंधान करता है जिसको हम इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। एक्चुअली में ये होता कौन है? तो ये वो लोग होते हैं जो लोगों के घर घर जाके उनसे डेटा जो है या उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं अनुसंधानकर्ता। तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण यह वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संकलित आंकड़ों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। वर्गीकरण का मतलब है उनकी विशेषता के आधार पर जो है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में अगर आप जाते हो, और आपके बुक में भी यही एग्जांपल दिया हुआ है कि जब आप पोस्ट ऑफिस में जाते हो तो वहाँ देखा होगा कि बहुत से बॉक्सेस होते हैं जो अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। ऐसा वो इसलिए किया जाता है कि अगर कोई लेटर अगर जयपुर भेजना हो तो जयपुर वाले कॉलम में जाके हम उसको रख देते हैं, ताकि जो डाकिया है, यानी जो लेटर सेंड करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो घर घर जाके लेटर सेंड करता है, तो वो व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी ना हो और जो जहाँ से बिलोंग करता है वो उसी के रिगार्डिंग जो है लेटर लेकर और वहाँ की तरफ चला जाएगा। तो वर्गीकरण का मतलब यानी क्लासिफिकेशन का मतलब ये एक सिंपल सा ये मतलब है कि आप जो है आपको जो आंकड़े एकत्रित करने हैं उसे जो है आप उसकी विशेषता के आधार पर जो है व्यवस्थित ढंग से करोगे। तो वर्गीकरण की क्या विशेषताएं हैं? अगला इसका आ जाता है कि हम वर्गीकरण की क्या विशेषताएं होती है, यानी हम ये वर्गीकरण करते क्यों हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या ज़रूरी है ये करना। तो आप ही बताइए, जब हम किसी चीज़ को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे समानता के अनुसार तो कितना इजी रहेगा हमें काम करने में, और हमें कोई भी चीज़ आसानी से मिल भी सकती है। तो देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, वन बाय वन एक एक करके देखते हैं। संकलित आंकड़ों को विभिन्न वर्गों में बांटना, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हर एक वर्ग जिससे सिमिलैरिटी है, समानता के आधार पर अलग अलग वर्गों में हम बांट देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है आंकड़ों को एक साथ वर्गीकृत करना, ठीक है, समान अनुसार, यानी समानता के आधार पर जो है समानता जो एक जैसा है उसको एक ही कैटेगरी में रखना, ठीक है ना। तीसरा कह रहा है आंकड़ों को उनकी विशेषता के आधार पर वर्गीकृत करना, जो कि हम ऊपर मीनिंग में भी हम समझ चुके हैं। और आंकड़ों को आगे क्या
दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं। प्रकार व्यवस्थित करना जिससे हाँ विभिन्नता में समानता स्पष्ट हो सके, ठीक है ना। एक सिंपल सा है कि आंकड़ों को इस तरीके से प्रस्तुत करना है, इस तरीके से व्यवस्थित कर ढंग से रखना है जिनसे उनमें किसी तरह की भिन्नता ना हो। विभिन्नता मतलब वही है ना, अलग अलग ना हो, उसकी समानता के अनुसार ही हम उस चीज़ को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो और इसके क्या उद्देश्य हैं ये भी देख लेते हैं। तो वर्गीकरण के जो उद्देश्य हैं वो हैं, सबसे पहला नंबर 1 पे आता है, आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावशाली रूप से या प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करना, और केवल महत्वपूर्ण सूचना ही प्रस्तुत करना, यानी केवल हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, और सारी चीज़ों पे हम इस पर ध्यान ना देंगे। तीसरा पॉइंट है आंकड़ों को तुलना योग्य बनाना, क्योंकि जब कोई चीज़ सिमिलैरिटी हो जाती है तो हम उसे आसानी से हम उसके बीच में जो है तुलना कर सकते हैं, ठीक है ना, कि दोनों में कौन बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो हम इसको जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने पहला पॉइंट पढ़ा कि आंकड़ों को आकर्षक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इफ़ेक्टिव, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हम जो है वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं। और केवल महत्वपूर्ण सूचना ये भी आपका था, और आंकड़ों का तुलना योग्य बनाना ये भी था। चौथा पॉइंट था आंकड़ों को सरल रूप में प्रकट करना। तो ये 4 पॉइंट जरूर याद रखना, और ये आपके MCQ के पॉइंट्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि वर्गीकरण की विधि क्या होती है, यानी मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये मैंने वैसे भी बता रखा है क्लासेस में, और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है यानी भौगोलिक यानी जियोग्राफिकली, उसके बाद है समय अनुसार, ठीक है ना, और उसके बाद है गुणात्मक वर्गीकरण, और एक है आपका संख्यात्मक वर्गीकरण। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे ही सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करें। एक्चुअली मैं इसे मैंने आगे के लिए छोड़ रखा है, बस आप ये देखा 4 मेथड होते हैं, भौगोलिक, समय अनुसार और गुणात्मक और संख्यात्मक। तो 4 चीज़ें। अब उसके बाद आता है आपकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जब किसी भी मदों का मूल्य बार बार आता है उसको हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है ना। यानी कह रहा है कि जब किसी श्रेणी में मद यानी आइटम्स, ठीक है ना, के मूल्य जो है यानी इसकी जो वैल्यू है वो बार बार रिपीटेड होती है, ठीक है। तो जब भी कोई, जैसे मैं अगर कहूँ आप टैली बार बनाते होंगे, तो हम टैली बार कैसे बनाते हैं, जब हम कहते हैं 5 कितनी बार रिपीटेड है, 10 अमाउंट कितनी बार रिपीटेड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हम टैली बार बनाते हैं, और टैली बार के बगल में जो कॉलम होता है F जिसको हम बोलते हैं, तो एक्चुअली में वो फ्रिक्वेंसी होता है जो ये बताता है कि कौन सी वैल्यू जो है कितनी बार रिपीटेड है, ठीक है। उसके बाद क्लास, अगला है आपका क्लास यानी वर्ग। तो नाम से पता चला मूल्य को एक निश्चित समूह को वर्ग का कहते हैं, ठीक है ना, यानी मूल्यों के एक निश्चित समूह। अब मैंने एक समूह बना दिया है कि इसमें 0 से लेके 5 तक की वैल्यू को एडजस्ट किया जाएगा, तो ये क्या है, इसका क्लास है, ठीक है। कि हम इसमें 0 से लेके 5 तक की वैल्यू निश्चित है कि इसमें यही वैल्यू आएगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी जो उच्च वर्ग की सीमाएं और निम्न वर्ग की सीमाओं के बीच का जो अंतर होता है उसी को कहते हैं वर्गांतरण, ठीक है, यानी क्लास इंटरवल। तो हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वर्गांतर, और इंग्लिश में कहते हैं क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल की क्या मीनिंग आपने निकला कि जब हम उच्च सीमा से निम्न सीमा को माइनस करते हैं तो जो हमारी जो वैल्यू निकल के आती है उसको कहते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है ना, यानी डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट टू लोअर लिमिट। उसके बाद कह रहा है क्लास लिमिट क्या होती है, यानी किसी वर्ग की निम्न एवं उच्च सीमाएं का मूल्य जो है सीमाएं कहलाता है, ठीक है। अगर मैंने आपसे बोला है 5 to 10, तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यू ना 4 आएगी ना 3 आएगी, तो इसमें सिर्फ 5 से लेके 10 के बीच की वैल्यू को शामिल किया, तो ये क्लास लिमिट बना दिया हमने, ठीक है। कि अगर मैंने लिख दिया 5 और 10, इसका मतलब ये लिमिट है, इनके ना आगे ना इससे पीछे की वैल्यू को हमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसे हम बोलते हैं मध्य बिंदु। तो किसी वर्ग की निम्न और उच्च सीमा मूल्य को वर्ग सीमाएं कहा जाता है। मिड वैल्यू में सिंपल सा, अगर आपने को फॉर्मूला याद हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगी आपकी मिड वैल्यू, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना डीपली नहीं, बस इसका फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला है आपका
उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओके। सो आप इसे लिख लेना कॉपी में कहीं पे भी कि हायर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब कह रहा है आंकड़ों का संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को हम किस तरीके से लिखते हैं। एक है इंडिविजुअल सीरीज और एक है आवृत्ति वितरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये सीरीज़ बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो जो आंकड़ों का संगठन में अगर हम बात करें, पहला है व्यक्तिगत श्रृंखला, यानी जब हम मीन मीडियन मोड करते हैं तो उस वहाँ पर आपको ये सीरीज़ मिलती है। तो व्यक्तिगत श्रेणी यानी वह श्रेणी, इसमें क्या आता है, इसमें हम जो है वैल्यू को या तो बढ़ते क्रम में शामिल करते हैं, ठीक है, और या तो हम घटते क्रम में शामिल करते हैं। ठीक है ना, यानी या तो हम इसको अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर, या हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू दी हो जाती है। नाम से पता चला इंडिविजुअल, यानी हर एक की एक ही वैल्यू दी हुई है, दूसरी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद जो आवृत्ति वितरण है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें दो भाग हैं, एक है डिस्क्रीट सीरीज़ और एक है कॉन्टिन्यूस सीरीज। जैसे हिंदी में बोलते हैं विविक्त श्रृंखला या सीरीज श्रेणी, और एक है सतत श्रेणी। तो इसका क्या मतलब बनता है, अब इसमें भी आपके दो है, डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में भी आपका दो है, एक समावेशी श्रेणी और एक अपवर्जी श्रेणी। तो 1 बाय 1 अगर इसके बारे में लिखा है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ ही बता दूँ तो कैसा रहेगा, खैर आगे दिया हुआ होना चाहिए। तो समावेशी श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज़, ये वो सीरीज़ होती है कि इसमें जैसे अगर सपोज़ करो 0 to 5 है, और तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 5 to 10। और एक्सक्लूसिव सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है। एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है कि आपकी 0 से 4 तो नेक्स्ट 5 से 8 होगी, और अगली वाली वैल्यू 9 से लेके 14। तो इस तरीके से वैल्यू होती है। यानी समावेशी, जिसको हम इंक्लूसिव सीरीज़ बोलते हैं, इसमें जो है लोअर लिमिट जो है और अपर, यानी पहले वाले की जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट होती है। ये सिंपल सा एक वैल्यू है। चलो इसका हम आगे भी पढ़ लेंगे, आगे ज़रूर दिया होगा इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि यहीं दिया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है कि आदर्श वर्गीकरण के क्या आवश्यक तत्व हैं। कि एक क्या है ना, एसेंशियल टूल ऑफ गुड क्लासिफिकेशन। अगर आपको कोई क्लासिफिकेशन करनी है तो उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। पहले निश्चितता, ठीक है ना, आप ये चीज़ कर ले, कोई वैल्यू जो है वो निश्चित नहीं है, ये नहीं कि आप उसे फैंटेसी टाइप में ले रहे हो कि ये है या नहीं है, इस टाइप के निश्चित होनी चाहिए वो वैल्यू, कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। सजातीय, यानी आपको अच्छे तरीके से उसे रिप्रेजेंट करना, सरल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, अनुकूलता होना चाहिए, उचित आकार। ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा ही पूछेगा, लेकिन हाँ अगर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर आगे है आपका तो ये देखो सारा लिखा हुआ है, 1 बाय 1 हम एक एक को देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत श्रेणी, यानी इस श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई को अलग अलग माप प्रकट किया जाता है। ठीक है ना, यानी इंडिविजुअल सीरीज़ में हम जो है हर एक की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, और जो आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ होती है, इसमें कह रहा है कि इस श्रेणी में आंकड़ों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है ताकि प्रत्येक मद का स्पष्ट माप उपलब्ध हो जाए। और जो आपका सतत प्रक्रिया, इसमें क्या होता है कि इसमें श्रेणी में मदों को वर्गों या समूहों के क्रमबद्ध रखा जाता है। मैंने वही कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही हम जो है क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो जैसे देखो नीचे एक वैल्यू दी हुई है कि हर एक की अलग वैल्यू 119 है, 125 है, 126 है, उसके बाद 135 है, 135, 135, 136, ये कुछ डेटा दिए हुआ है। इसे असेंडिंग ऑर्डर जो है, इसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये आपका व्यक्तिगत में आ जाता है। ओके, तो ये इतना कुछ खास नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो इसको आपको ज़्यादा नहीं। हाँ, यहाँ से आपकी जो है इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होते हैं कि अब डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है कि पहले वैल्यू बड़ी को लेना है, फिर छोटी को लेना है, फिर उससे छोटी को लेना है, फिर उससे छोटी को लेना है। ठीक है, और जो डेटा सिमिलर होंगे वो उसी के साथ रिप्रेजेंट होंगे, जैसे 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 145 और ये 145 है। ठीक है ना, तो अब देख रहे होंगे या 142 है और 142 है, तो ये साथ साथ ही रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है एक ही वैल्यू लोगे, ऐसा नहीं है, आपको साथ साथ लेना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना।
लेकिन मेरा जो काम है आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना, जिसमें आपका ये है फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़। ये देखो, अब आपको फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज़ के बारे में बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी बार रिपीटेड है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर वन, वन कितनी बार, आवृत्ति का मतलब होता है ना कि कौन सी चीज़ कितनी बार आई हुई है। तो देखिए वन जो है ये बता रहा है 3 टाइम रिपीटेड है, यानी 3 बार आया हुआ है। दो जो है 2 बार आया हुआ है, 3 2 बार आया हुआ है, 4 1 बार आया है, 5 4 बार आया है, 6 3 बार। ये जो बता रहा है इसी को कहते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज़, ठीक है। और जो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सतत श्रृंखला, तो इसमें वर्ग दिए होते हैं। याद रखना, कॉन्टीन्यूस सीरीज जिसे हम सतत श्रृंखला बोलते हैं, ये वो श्रृंखला होती है जिनमें वर्ग दिया होता है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, ये जो वर्ग दिया है इसी को हम जो है सतत श्रृंखला कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है कि 0 से लेकर 10 तक के बीच में 5 ऐसी वैल्यू है जो यहाँ एडजस्ट कर रही है, ठीक है, वो ये बता रहा है। उसके बाद 10 से लेके 20 के बीच में 8 ऐसे, यानी टोटल 8 वैल्यू है जो यहाँ पर एडजस्ट होंगी, यानी 10 के अंदर में एडजस्ट होगी। क्या पता वो 10 हो या 11 हो या 12 हो 13, तो वो टोटल 8 आ सकती है यहाँ पर वैल्यू। तो ये बता रहा है। और ऊपर वाला जो है आपका, जो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज़ है यानी विविक्त जो श्रृंखला है, उसमें ये बता रहा है कि ये नंबर कितनी बार रिपीटेड है, कि 6 कितनी बार रिपीट है, 7 कितनी बार रिपीट है। उसके बाद आता है, हाँ ये देखो, वर्गांतरण यानी अपवर्जी विधि से, यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़ में क्या होता है। देखो मैंने पीछे जो कहा ना उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मैंने कहा था ना कि अब वो आगे दिया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देखो जो अपवर्जी विधि होती है जिसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं, उसमें जो आपका जो क्लास इंटरवल है ना, तो उसमें कैसे होता है, जैसे 0 से 10, तो ऊपर की जो हायर लिमिट होती है वो दूसरे वाले की लोअर लिमिट हो जाती है। जैसे 0 से 10 है तो देखो 10 से फिर स्टार्ट हो गया 20, अब 20 हायर लिमिट हो गया, तो नेक्स्ट का जो 20 से लेके 30 बना वो लोअर बन गया। ऐसे ही आपकी समावेशी विधि है, यानी इंक्लूसिव मेथड है। इसमें जो है हायर लिमिट दूसरे वाले का लोअर लिमिट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी सबसे खासियत अगर मैं बात करूं एक्सक्लूसिव सीरीज़ के बारे में, कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ यानी अपवर्जी जो श्रृंखला होती है, इसमें हम वैल्यू लेते हैं। जैसे सपोज करो 0 से 10, तो इसमें हम वैल्यू लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 को नहीं लेते, 10 जो है दूसरी डिजिट में शामिल हो जाता है। जो 10 से लेके 20 है उसमें 10 आ जाएगा, यानी ऊपर वाले में हायर लिमिट वाली वैल्यू नहीं लेते। जैसे अगर 10 से 20 है तो उसमें 10 ले लेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तक ले लेंगे, लेकिन 20 नहीं लेंगे। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो समावेशी है जिसको हम इंक्लूसिव मेथड बोलते हैं, इसमें जो है 0 से 9 का मतलब है आपको 0 भी लेना है, 1 भी लेना है, 2 से लेके 9 तक वैल्यू लेनी है, क्योंकि जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 10 से 19, यानी इसकी जो हायर लिमिट है दूसरे वाले की लोअर लिमिट नहीं होती है, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। तो आपने जैसा कि अपवर्जी विधि जिसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं ये भी आपने पढ़ा, और समावेशी विधि यानी इंक्लूसिव मेथड भी आपने पढ़ा। जो अगला पॉइंट है आपका खुले सिरे वाले पर, जिसे हम ओपन एंड क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ये होता क्या है ओपन एंड क्लास इंटरवल, इसमें ना आपको जो है या तो लोअर लिमिट या अपर लिमिट, उनमें एक चीज़ें जो है मिसिंग होती हैं, और उसकी जगह लेस देन इन मोर देन वर्ड यूज़ होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अभी जो हम ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये लेस देन वाली थीम है। लेस देन थीम मतलब ये बताता है कि 119 से कम। अब 119 से कम का मतलब है 18, 118, 117। इसका मतलब है पूरा खुला है, कि ये नहीं बता रखा है कि हमें कहाँ से लेना है, बस आप यहाँ तक की वैल्यू ले सकते हैं। ऐसे ही 129 से कम, 129 से कम आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही 139 से कम, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, लिमिट थी, क्लास था कि 0 से 9, यानी आप यहाँ से 0 से 9 तक की वैल्यूज़ ले सकते हो, 10 से 19 तक की वैल्यू ले सकते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप जो है 119 से कम का मतलब है मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तो कोई लिमिट है नहीं। तो इसीलिए इसका जो नाम दिया गया है इसे दिया गया ओपन एंड क्लास इंटरवल, यानी खुले सिर वाले वर्ग, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा ही से अधिक वाला भी पॉइंट आता है, ठीक है ना। इसमें अब जो है से अधिक वाले पॉइंट में अगर आप देखोगे कि 119 से अधिक, यानी हम बोल सकते हैं कि अब उससे ज़्यादा तो 120 भी हो सकता है, 121 भी हो सकता है, 122 भी हो सकता है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा है कि कौन सा
एक लिमिट नहीं बनाया है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे हम खुले सिर वाला कहते हैं। तो इसमें याद रखना, खुले सिर वाले में सिर्फ एक तो से कम और से अधिक, यानी मोर देन एंड लेस देन होता है, बस इतना ही आपने समझना है। उसके बाद अब यहाँ जैसे कि 1 बाय 1 हम जो यहाँ पढ़ रहे थे, अगर मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऊपर ये लिखा ना, मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन के भौगोलिक वर्गीकरण, समय अनुसार वर्गीकरण, गुणात्मक और संख्यात्मक। ये इसके लिए मैंने कहा था कि जैसे ही आगे आएगा तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है वो। सबसे पहले भौगोलिक। अभी ये मतलब क्या है इसका भौगोलिक के रिगार्डिंग, जब हम जियोग्राफिकली से भी प्राय देश के राज्य, जिले, शहर आदि के आधार पर, यानी आपसे पूछे कि भौगोलिक वर्गीकरण हम किस आधार पे कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं या तो देश या किसी राज्य या किसी शहर के आधार पर, ठीक है ना, यानी आपके यहाँ पर सिटी भी शामिल हो जाएगी, ठीक है ना, और कंट्री भी शामिल किया जाएगा। तो उसके आधार पर जब हम वर्गीकरण करेंगे तो वो आपका जो है भौगोलिक वर्गीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपने, देखो अमेरिका, ब्राज़ील, ये सारे क्या है, कंट्री वाइज है। तो जब हम किसी को कंट्री वाइज या स्टेट वाइज, ठीक है ना, और सिटीज़ वाइज जो है कंपेयर करते हैं तो उसको हम भौगोलिक यानी जियोग्राफिकली क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा आता है गुणात्मक। गुणात्मक का मतलब है क्वालिटेटिव, उनके अंदर क्वालिटी क्या है। अब जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि राष्ट्रीयता, धनी, लिंग आदि गुणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि इनको जो है इनको मापा नहीं जा सकता परंतु इन गुणों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कौन कितना ईमानदार है हम इस चीज़ का हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हाँ इसका हम वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे यहाँ आपको दिया हुआ, देखो आपका जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, इसको दो भागों में बांटा है क्योंकि पॉपुलेशन दो से मिलके बना है, एक पुरुष यानी मेल एंड देन फीमेल। अब पुरुष में भी यानी जो मेल है उनमें भी दो कैटेगरीज बना रखी है, मैरिड और एक अनमैरिड, और ऐसे ही फीमेल में भी मैरिड और अनमैरिड। तो ये जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं उनके गुण के आधार पे कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी हम उनकी क्वालिटी के आधार पे कर रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव यानी कि जब हम किसी के मतलब ये ना क्वांटिटी यानी वैल्यूज़ में हम दिखाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है ऊंचाई, वजन, आय विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक प्रकृति में परिणात्मक, ठीक है ना। हम किसी न किसी चीज़ का परिणाम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि जैसे ऊंचाई है तो हम ये पता कर सकते हैं किसकी ऊंचाई कम है, किसकी ऊंचाई ज़्यादा है। वज़न हम देख सकते हैं किसका वज़न ज़्यादा है, किसका, यानी परिणाम निकल के आ रहा है, एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, ठीक है ना, उसे हम क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे नीचे लिखा है प्राप्तांक के 0 से लेकर 10 तक के बीच में एक लोगों ने जो है अंक प्राप्त किए, 10 से 20 में 8 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मार्क्स जो है ऑब्टेन किए, 20 से 30 है इसमें 6 हैं, फिर 30 से 40 है, इस तरीके के उन्होंने जो है इसमें किए। और लास्ट आ जाता है शायद इसमें, हाँ, नंबर यानी नंबर ऑफ क्लास, यानी जब हम इसमें कहाँ लिखा है भाई, हाँ, तो जब हम किसी को नंबर के आधार पर जो है वर्गीकरण करते हैं, नंबर के आधार पर, तब हम उसे वर्ग की संख्या यानी नंबर ऑफ क्लासेस में कहते हैं। अच्छा, लास्ट इसमें लिखा हुआ है, अगर आप 30 पॉइंट देखो, 28 और 29 हो चुका है, अब 30 देखो, 30 में इसमें लिखा हुआ है कि वर्गों में समायोजन। अगर आपको इसको समायोजन करना, अब क्या है समायोजन, ये देखो ये वाली जो वैल्यू थी आपकी, ये समावेशी, अगर आप इंक्लूसिव सीरीज में देखो 0 से 9 एंड 10 to 19, तो कह रहा है अगर मुझे समावेशी को अपवर्जी विधि बनाना हो यानी एक्सक्लूसिव सीरीज़ बनाना हो तो हम क्या करेंगे। तो भाई क्या करने वाली चीज़ तो खैर इतना तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें जो है किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें जो है आपका यही चीज़ इस लाइन में लिखा हुआ है, अगर आप इसको देखो, कहाँ गया भैया, हाँ, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब हम किसी भी इंक्लूसिव सीरीज़ को चेंज करते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज़ में, क्योंकि यहाँ देखो इंक्लूसिव आप जो सीरीज़ है उसमें बराबर नहीं है, यानी 0 से 9 है तो अगला 10 से 19 है, फिर उसके बाद 20 से
29 है। तो ये जो अलग अलग वैल्यू है इसको हम सही करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको सही करने का एक सिंपल सा तरीका है, पहले वाले में से 0.5 माइनस करो और दूसरे में 0.5 ऐड कर दो। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉपरली यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है कि लिखा है कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें यही पूरी बातें लिखी है, 2 विभाजित कर दो और जो जो भी आपकी वैल्यू है उसमें आप निकाल सकते हो। तो 0.5 जैसे कि मैंने आपको बोला 0.5 ऐड करना है किसमें? हायर लिमिट में, और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करना है। तो इस हिसाब से आपका जो है बन जाएगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, जो हायर लिमिट है यानी जो 0, अब जैसे 10 से 19 है तो 10 से 19 में 10 में 0.5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5, और दूसरा इसमें 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 19.5। देन नेक्स्ट 20 एंड 29 है तो उसमें फिर 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5। देन इसका मतलब है ये आपका ऊपर से नीचे टच हो गया। और ये आप सब जानते हैं तो इसलिए इतना ज़्यादा आप इसमें कलाकारी मत करना, जो है आप उसी हिसाब से करना। उसके बाद कह रहा है सूचना का लुप्त होना यानी लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही है कि जब हम कोई आंकड़े को जो है एकत्रित करते हैं ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आंकड़े जो है गायब हो जाते हैं या चीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो ये उसी से रिलेटेड है कि सूचना का लुप्त होना। ये इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो आपका इसमें ओके। तो खैर आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना बहुत ही। अगर आप और ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो आराम से आप चलोगे। नीचे लिखा है एक चर आवृत्ति वितरण, यानी इससे अभिप्राय जिसमें एक चर होता है, ठीक है ना, एक वेरिएबल होता है। द्विचर आवृत्ति यानी जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, और बहुचर जिसमें बहुत 2 से अधिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। और इसमें आपका कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और आई होप आपको ये सारी चीज़ें मेन जो थी आपकी इसी में थी, जो इसमें से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप अब जो है अपने दोस्तों में शेयर करें, और अप्रिशिएट करने के लिए आप जो है लाइक ज़रूर करें। तब तक के लिए आप वेट करें अगली वीडियो का, जो कि जल्दी आपको